हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ एसपी पिसवानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो जैसे हमने ईएमआई चैप्टर में, हमारा ये लास्ट टॉपिक है। जैसे कैप्स्टर्स के लिए हमने लास्ट में सीआर सर्किट को स्टडी किया था और वहाँ पे देखा था कि जो चार्ज है वो कैसे राइज करता है और कैसे डिके करता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, टाइम के साथ रिलेशन क्या होता है। उसी तरीके से हमें यहाँ पे एलआर सर्किट को स्टडी करना है, इंडक्टर और रेजिस्टेंस सर्किट को। सो यहाँ पे करंट की ग्रोथ कैसे होगी, करंट का डिके कैसे होगा, ये हम देखेंगे। फर्स्ट केस में हम ग्रोथ ऑफ करंट देखने वाले हैं, growth of current. So basically in this case an inductor and a resistor is connected to a DC source and the key is at t equals to 0 closed. तो जो सर्किट है वो क्लोज कर दिया गया t equals to 0 पर, स्विच को क्लोज कर दिया गया है तो करंट वहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। सपोज इस बैटरी का जो मैक्सिमम ईएमएफ है वो E0 है, ये इंडक्टर की वैल्यू है L, रजिस्टर की वैल्यू है R, और सपोज़ यहाँ पे करंट किसी रैंडम टाइम t पर फ्लो हो रही है I। करंट अगर यहाँ पे L नहीं होता तो करंट इंस्टेंटली I ही होती, या बहुत कम टाइम में वो I पहुँच जाती, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच जाती। लेकिन यहाँ पे करंट मैक्सिमम वैल्यू पे इंस्टेंटली नहीं पहुँचेगी, क्योंकि जो इंडक्टर है वो करंट के चेंज को रोकने की कोशिश करता है। तो स्टार्टिंग में जो करंट का इंक्रीज़ हो रहा है, इंडक्टर उसको अपोज करेगा। सो दैट इज़ वाई इट विल टेक सम टाइम फॉर द करंट टू रीच फ्रॉम जीरो टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो टाइम का रिलेशन करंट के साथ क्या है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो किसी इंस्टेंट टी पर हमने करंट को अज्यूम कर लिया है कि आई है, वो टी टाइम पर करंट है यहाँ पे आई। सो इसका हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, इसके लिए हम केवीएल लगाते हैं। यहाँ पे केवीएल का सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे क्या लगेगा, इनपुट में क्या वोल्टेज हमें मिल रहा है और आउटपुट हम उस वोल्टेज से क्या ले रहे हैं। तो इनपुट हमें बैटरी दे रही है E0 और आउटपुट वोल्टेज में हमें इंडक्टर का वोल्टेज VL मिल रहा है और रजिस्टर का वोल्टेज VR मिल रहा है। सो यहाँ से E0 की जगह E0 ही रहेगा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। VR की जगह IR आ जाएगा, I वही रैंडम टाइम t पर करंट, और VL का फॉर्मूला होता है LdI/dt, LdI/dt। एंड बिकॉज करंट इज इंक्रीजिंग, because current is increasing, di/dt will be positive, di/dt will be positive। सो इक्वेशन ये बनी रहेगी हमारे, और यहाँ से हमें निकालना है आई की वैल्यू टी के टर्म्स में। सो जो आई वाले टर्म्स हैं उनको हमें एक तरफ लेके जाना होगा डी आई के साथ। तो पहले इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, E0 माइनस IR, और ये इक्वल है di/dt के। यहाँ से ये पूरा टर्म जो हो गया वो आई का टर्म हो गया, इसको हम डी आई के नीचे लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा DI डिवाइडेड बाय E0 माइनस IR, और साइड में बचेगा DT डिवाइडेड बाय L, DT डिवाइडेड बाय L। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। और लिमिट क्या होगी इंटीग्रेशन की, टाइम की लिमिट 0 टू t, और करंट की लिमिट, स्टार्टिंग में करंट 0 थी और t टाइम पे करंट I है, तो 0 टू I करंट की लिमिट हो जाएगी। सो di/e माइनस E0 माइनस IR, इसका इंटीग्रेशन होगा log E0 माइनस IR, और लिमिट यहाँ पे रहेगी log E0 माइनस IR डिवाइडेड बाय माइनस R, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। लिमिट यहाँ पे 0 टू I, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और लिमिट लगाने के बाद t आ जाएगा फाइनली, तो t/L। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी लिमिट प्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से log, पहले अपर लिमिट लगाई तो E0 माइनस IR आ गया, माइनस नाउ लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा E0 माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस RT डिवाइडेड बाय L। ओके, तो log A माइनस log B, ये हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, log A/B। सो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में हो गया log E0 माइनस IR डिवाइडेड बाय E0 इक्वल्स टू माइनस RT डिवाइडेड बाय L। ये log का जो बेस है वो E है, सो यहाँ से log हटाएंगे तो दूसरी साइड जो फंक्शन है वो E की पावर में आ जाएगा। सो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस RT डिवाइडेड बाय L। सो यहाँ से E0 माइनस IR इक्वल्स टू आ गया E0 e टू द पावर माइनस RT डिवाइडेड बाय L। सो IR इक्वल्स टू E0 common 1 minus e to the power minus RT divided by L, hence I equals to E0 divided by R 1 minus e to the power minus RT divided by L। और ये E0 अपॉन R का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम करंट। सो I0 इज इक्वल्स टू E0 डिवाइडेड बाय R, hence I इक्वल्स टू I0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस RT डिवाइडेड बाय L। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला, फाइनल आंसर इस डेरिवेशन का, और फाइनल इक्वेशन है करंट की टाइम के रेस्पेक्ट में।
तो ये इसका रिज़ल्ट आया, ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये ग्रोथ ऑफ करंट के लिए ये याद रखना है, ग्रोथ ऑफ करंट के लिए। ओके, अब इसको जनरल एक इक्वेशन जो होती है ग्रोथ की चार्ज या करंट के लिए उससे कंपेयर करते हैं। वो जनरल इक्वेशन होती है आई इक्वल्स टू आई नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, टी अपॉन टाउ। ये टाउ जो क्वांटिटी है और ये जो इक्वेशन है ये सी आर सर्किट में भी आई थी, आर सी सर्किट में भी आई थी हमारे पास। यहाँ पे जो टाउ होता है उसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। हियर टाउ इज़, और कंपेयर करोगे आप तो यहाँ से टाउ निकल के आएगा एल अपॉन आर एंड दिस इज़ टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? टाइम कांस्टेंट इज़ द टाइम, मैं यहाँ पे डेफिनेशन इसकी बना देता हूँ। पर केस इसकी टाइम कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो चेंज होती रहती है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ग्रोथ के रेस्पेक्ट में आएगी। तो इसकी डेफिनेशन को मैथमेटिकली हम ऐसे बनाएंगे कि अगर हम t इक्वल्स टू टाउ लगा दें, t इक्वल्स टू टाउ लगा दें तो i इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे ई की वैल्यू लगाने के बाद, तो ये आएगा 0.632 आई नॉट एंड दैट मीन्स 63.2% ऑफ आई नॉट मैक्सिमम करंट। सो यहाँ से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, डेफिनेशन इज टाइम कांस्टेंट टाउ is the time in which current grows from 0 to 63.2% of its maximum value, ये यहाँ पर टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन हो जाएगी सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के लिए। डिके का केस है तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। अगर चार्ज का केस है सी आर सर्किट में तो वहाँ पे चार्ज आ जाएगा करंट की जगह। तो वेरी करता रहता है, लेकिन सिमिलर डेफिनेशंस हैं तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझ के हम डेफिनेशन को अपने आप बना सकते हैं। सो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन हमने ये बना दी। इसमें अब इसका ग्राफ आई और टी का कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। ग्राफ बिटवीन करंट एंड टाइम, तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो स्टार्टिंग में करंट 0 है टाइम इक्वल्स टू 0 पर, और फिर करंट इंक्रीज़ कर रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ कर रही है, पहले ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है फिर कम, क्योंकि ई नेगेटिव फंक्शन है। और फिर टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर यानी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जो करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू की तरफ रीच करने की कोशिश करेगी, लेकिन एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू ये कभी रीच नहीं कर पाएगी, उसमें इन्फिनिट टाइम लगेगा। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आई नॉट है, ये टी फंक्शन। मैथमेटिकली उसे इसे कैसे शो कर सकते हैं, इससे मैं स्पेशल केस में दिखा देता हूँ। स्पेशल केस, सो इफ़ टी इक्वल्स टू 0, पहला स्पेशल केस लेते हैं। इफ़ टी इक्वल्स टू 0 देन आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0 हो जाएगा। तो -0 का कोई मतलब नहीं होता, ये 0 ही हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 एम्पियर आ जाएगा। यानी स्टार्टिंग में टी इक्वल्स टू 0 टाइम पे करंट 0 है, वो ऑब्वियसली हम लॉजिकली भी समझते हैं। और अगर हम टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी लगा दें यानी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा एंड समथिंग टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0। सो यहाँ से सॉल्व करके आएगा आई नॉट, यानी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम करंट विल रीच टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जो कि यहाँ पे आई नॉट है या ई नॉट अपॉन आर है इस केस में। ई नॉट अपॉन आर यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम, ई नॉट अपॉन आर इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये हमारा ग्रोथ का केस हो गया, ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। तो सेकेंड हमें करना है डिके का केस। सेकेंड वन इज decay of current in LR circuit, decay of current। ओके, सो डिके ऑफ करंट में हमने क्या किया, जो हमने बैटरी लगाई थी उसकी करंट मैक्सिमम रीच करने के बाद, आइडियली मैक्सिमम रीच करने के बाद, जो कि कभी होता नहीं लेकिन हमने अज्यूम कर लिया आइडियल केस में वो मैक्सिमम रीच हो गई, उसके बाद हमने बैटरी को वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया और जो रजिस्टर और इंडक्टर था उनको आपस में ही एक शॉर्ट सर्किट वायर से कनेक्ट कर दिया। तो ये इसका सर्किट होगा। हमने यहाँ से स्विच को, पहले स्विच यहाँ पर था उसको हटा के अब यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और ये एलआर सर्किट आपस में कनेक्ट हो गए।
तो सिंपल जो सर्किट है इसमें वो एलआर सर्किट आपस में कनेक्टेड है और कुछ भी वहाँ पे सोर्स नहीं है कोई भी, और करंट इनिशियली मैक्सिमम है। तो इसके बाद करंट डिक्रीज़ करेगी बिकॉज रजिस्टर उस करंट को की पावर को डिसिपेट करेगा, तो करंट धीरे धीरे डिक्रीज़ करने लगेगी, लेकिन वो इमीडिएटली डिक्रीज़ नहीं करेगी। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होता, इंडक्टर नहीं होता, तो करंट वैसे ही बात है जैसे मैंने ग्रोथ में बताया था, इंडक्टर की वजह से यहाँ पे ये हो रहा है, टाइम जो लग रहा है वो इंडक्टर की वजह से लग रहा है। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होती तो करंट जो है वो इमीडिएटली और ऑलमोस्ट इमीडिएटली ज़ीरो पहुँच जाती, लेकिन क्योंकि इंडक्टर यहाँ पे कनेक्टेड है और इंडक्टर का काम होता है टू अवॉइड चेंज ऑफ करंट, तो वो यहाँ पे चेंज ऑफ करंट को रोकेगा, यानी डिके ऑफ करंट को रोकेगा, और वो एक उसके टाइम को एक्सटेंड कर देगा रोकने के साथ साथ। तो जो टाइम लगेगा डिके में वो बढ़ जाएगा। अब वो टाइम का रिलेशन क्या है करंट के साथ, ये हमें निकालना है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली वी एल वोल्टेज वी आर के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल सीरीज जैसे ही आप बोल सकते हो, दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो वी एल का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, एल डी आई अपॉन डी टी, लेकिन यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी निगेटिव आएगा बिकॉज करंट इज़ डिक्रीजिंग, और वी आर का फॉर्मूला होता है आई इंटू आर। सो डी आई अपॉन डी टी इज़ नेगेटिव हेयर because current is decreasing, current is decreasing। ये इसका नॉर्मल साइन कन्वेंशन है, डी आई अपॉन डी टी पॉजिटिव लेते हैं जब करंट इंक्रीज कर रही है और नेगेटिव लेते हैं जब करंट डिक्रीज कर रही है ऑलवेज। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन दोबारा सॉल्व करते हैं, तो आई वाले पार्ट एक तरफ और डी टी वाला पार्ट पूरा एक तरफ, दोनों साइड इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 to t। 0 तब है जब हमने बैटरी को अलग किया और आर और एल को आपस में कनेक्ट किया, और टी टाइम कोई रैंडम टाइम ले लिया हमने, और करंट की लिमिट क्या आएगी, इनिशियली टी इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे करंट मैक्सिमम थी, फिर वो डिके करेगी और सम वैल्यू आई पर वो पहुँच जाएगी सपोज़। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, ये सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ पर डी आई अपॉन आई है, तो डी आई अपॉन आई का मतलब हुआ लॉग आई, और लॉग आई की लिमिट है यहाँ पे आई नॉट से आई, और ये हो जाएगा माइनस आर टी अपॉन एल सिंपली लिमिट लगाने के बाद। सो आगे सॉल्व करके अपने पास आएगा, पहले लिमिट लगाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक लिमिट है आई माइनस दूसरी लिमिट है यहाँ पे आई नॉट, और इधर माइनस आर टी अपॉन एल, तो लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्मूले से हो जाएगा लॉग आई अपॉन आई नॉट, और ये माइनस आर टी अपॉन एल। अब ये लॉग का बेस ई है, तो लॉग हटाएंगे तो दूसरी साइड ई की पावर में आ जाएगा फंक्शन, सो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एल, हैंस आई इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एल। ये डिके ऑफ करंट के लिए केस आ गया, एल आर सर्किट के लिए, डिके ऑफ करंट इन एल आर सर्किट, एल आर सर्किट ओके। अब इसमें भी फिर से वही चीज़ का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ होगी, टाउ यहाँ पे टाइम कांस्टेंट फिर से, लेकिन डिके के लिए तो टाउ का फॉर्मूला वही रहेगा एल अपॉन आर, लेकिन डेफिनेशन को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ये टाइम कांस्टेंट है टाउ। अब इसकी डेफिनेशन में क्या होगा, जो हमने पीछे नंबर लिया था 63.2%, उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो 36.8% आएगा। तो वहाँ पे ग्रोथ हो रही थी 63.2% टाइम कांस्टेंट के वैल्यू के हिसाब से, और यहाँ पे डिके हो रहा है 100 माइनस 63.2% यानी 36.8%। तो इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंगली बन जाएगी इस केस के लिए, टाइम कांस्टेंट for the decay in LR circuit, for the decay in LR circuit is defined as the time in which the current decreases to 36.8% of its maximum value from its maximum value। ओके, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी टाइम कांस्टेंट की इस केस में। इसका ग्राफ देखते हैं, करंट और टाइम का ग्राफ। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, लेकिन डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट से t इक्वल्स टू 0 पर मैक्सिमम करंट होगी, फिर वो डिक्रीज़ करते हुए 0 की तरफ जाने की कोशिश करेगी, लेकिन 0 कभी रीच नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके लिए आइडियली हमें इन्फिनिट टाइम चाहिए।
तो वो हमेशा ज़ीरो को अप्रोच करती रहेगी। यहाँ पे ये करंट एंड ये टाइम, और बीच में टाइम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर कहीं आएगी, जहाँ पे करंट 36.8% वैल्यू पर पहुँच जाएगी आई नॉट की वैल्यू पर, और ये हमारे पास आई नॉट की वैल्यू है विच इज़ बेसिकली ई नॉट अपॉन आर। ये करंट और टाइम का ग्राफ हो जाएगा। स्पेशल केसेस देखते हैं इसके। तो स्पेशल केसेस में फर्स्ट केस जो हमने टाइम कांस्टेंट लिया उसके लिए देखते हैं। जब t इक्वल्स टू टाइम कांस्टेंट है तो i इक्वल्स टू हो जाएगा आई नॉट ई टू द पावर -1। t इक्वल्स टू टाउ है तो कैंसिल आउट होके -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.368 आई नॉट के बराबर आएगा। परसेंटेज में लिखेंगे तो 36.8% ऑफ आई नॉट के बराबर। फर्स्ट केस। सेकेंड केस, इफ़ वी टेक t इक्वल्स टू 0 then I equals to I naught e to the power 0, e to the power 0 is 1, hence I equals to I naught, यानी t equals to 0 यानी स्टार्टिंग में जो करंट है वो मैक्सिमम है। थर्ड कंडीशन, इफ़ t is very long so infinite time, so I equals to I naught e to the power minus infinity, and e to the power minus infinity is 0, hence current is 0। तो after infinite time current will reach to its minimum value of 0। तो ये हमारे पास LR सर्किट के दोनों केसेस हो गए, ग्रोथ का भी और डिके का भी। दोनों के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। डिके का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से आया है, ये फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चंस में यूज़ हो सकता है।